हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जनरल साइंस यानी कि आपका सामान्य विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और ये क्लासेस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है जो राजस्थान के अंदर या इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर जनरल साइंस आती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए ये सभी वीडियोज़। आज हम बात कर रहे थे दोस्तों, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था, मानव रोग के बारे में। और जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मानव रोग है इसे हम डिजीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डिजीज़ कहते हैं। और मानव रोग का मतलब ही ये है, रोग को हम व्याधि भी कहते हैं, यानी हमारे जो अच्छा स्वास्थ्य होता है उसके अंदर अगर रुकावट उत्पन्न हो जाए तो उसे रोग कह रहे थे। फिर रोगों के प्रकारों की बात करी थी, तो जन्मजात रोग बताए थे मैंने आपको, उपार्जित रोग बताए थे यानी एक्वायर्ड डिजीज जो होती है उनके बारे में बताया था, संक्रामक रोगों के बारे में बताया था, असंक्रामक रोग बताए थे, हासित रोग है, हीनता जन्य रोग है, प्रत्युजन्यता रोग है यानी एलर्जी जिसे कहा जाता है, कैंसर है, आनुवांशिक रोग है, इन सब के बारे में बताया था और इनके एक एक दो दो एग्जाम्पल भी दिए थे। लेकिन आज हम पर्टिकुलरली हर एक रोग के बारे में बात करेंगे, यानी वो रोग जो है कैसे हुआ और उसका अब उपचार क्या है, और उसका हुआ है तो आपको कैसे पता चला होगा, यानी इसके लक्षण। यानी हम रोग का एक पर्टिकुलर पैटर्न चलाएंगे। सबसे पहले उसके जीवाणु या उसका जो भी वायरस वगैरह है उसका नाम, फिर उसका कोई अंदर नाम वगैरह है तो, तीसरा उसकी कोई विशेषता है तो, और चौथा उसके लक्षण क्या है, और पांचवा उपचार क्या है, ताकि हमें एक पैटर्न वाइज हर रोग का डिटेल में याद रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये संघर्ष और चुनौतियां ही जनाब जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, जनाब जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है। अगर जिंदगी में ये न हो तो, अगर ये जिंदगी में न हो तो आदमी खोखला रह जाता है। तो आपकी ज़िंदगी में जो संघर्ष और चुनौतियां है ना दोस्तों, उसे आप स्वीकार करें और उसे स्वीकार करते हुए उसके साथ आगे बढ़ें, तभी आप लोगों को अपने जीवन में सफलता मिलने के बाद भी एक आनंद आएगा। क्योंकि दोस्तों, अरे सफलता में जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी आपको जो है उसकी जो संघर्ष आपने करा है उससे जो सफलता मिली है उसका लाभ उठाने का भी मजा आएगा। क्योंकि यदि आपका संघर्ष दोस्तों अच्छा है तो वह हर प्रतिभाशाली व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित भी होता है। चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। आज आप टॉपिक डालेंगे प्रमुख मानव रोग। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए आप अपनी कॉपी में, प्रमुख मानव रोग। आपको बता दूं ये क्लास हमारी थोड़ी सी लेंथी रहने वाली है, यानी लंबी क्लास रहेगी। आज अप्रॉक्स 1 आवर से ऊपर जाएंगे हम, टारगेट है। ठीक है, कि मैं भी उसके साथ में ही सहज हूँ, मैंने पूरा डिटेल में तैयार कर रखा है। तो आप लोग भी जल्दी से जो है कॉपी वॉपी लेकर के, पेन वैन लेकर के, चाय पानी नाश्ता जो भी लेना है लेकर बैठ जाओ। तो बात करते हैं दोस्तों प्रमुख मानव रोगों की, यानी इंपॉर्टेंट जो हमारे ह्यूमंस में अंदर होने वाली जो डिजीज़ है उनकी बात करने जा रहे हैं। अब इन डिजीज़ को दोस्तों हम पढ़ेंगे किस क्रम में, तो वो हो किसके कारण रहे हैं। जैसे कुछ डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के कारण होंगे, कुछ डिजीज़ है जो हमारे किसके कारण होंगे, वायरस के कारण होंगे, कुछ डिजीज़ है जो प्रोटोजोआ है, कुछ फफूंद के कारण होंगे, कुछ आनुवांशिक रोग है, कुछ अन्य रोग भी है। ठीक है, जैसे कि आपके दिल का दौरा वगैरह, जैसे हार्ट अटैक वगैरह जिसे कहा जाता है, ऐसे रोगों को भी अपन बात करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे बैक्टीरिया जनित रोग। हेडिंग डालिए अब ए नंबर की, बैक्टीरिया जनित रोग। बैक्टीरिया जिसे आप हिंदी में कह सकते हो जीवाणु जनित रोग। ठीक है, तो किसकी बात करने वाले हैं, बैक्टीरिया जनित रोगों की अपन बात करने वाले हैं। और इसके अंदर आप जो है अपने बढ़िया से नोट्स बनाते हुए चलना। चलिए आज मैं बहुत शानदार आप लोगों को एक एक रोग के बारे में बताने वाला हूं। पहला रोग आ जाता है आपके, और पहला आ जाता है आंत्र ज्वार। क्या? आंत्र ज्वार यानी टाइफाइड। मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा इसके ब्रैकेट में, टाइफाइड।
चलो इसकी बात करते हैं। तो ये रोग सबसे पहले तो होता किससे है? तो ये दोस्तों सॉल्मोनेला टाइफोसा नामक एक जीवाणु होता है, उससे होता है। तो इसके जीवाणु का नाम क्या है? तो जीवाणु, इसका जो जीवाणु है वो है दोस्तों, आप लिखेंगे सॉल्मोनेला टाइफोसा। ठीक है, इसके जो पीछे वर्ड आ रहा है ना टाइफोसा, इससे आप याद रखो कि भाई टाइफोसा यानी कि टाइफाइड, टाइफोसा यानी टाइफाइड। ठीक है, इसे हम आंत का बुखार भी कहते हैं, इसीलिए तो हिंदी में इसका नाम क्या है? आंत्र ज्वार नाम है। ठीक है, आंत्र ज्वार है ना, तो वो उसका मतलब यही है कि आंत का बुखार। ठीक, तो टाइफाइड को हम आंत्र का, आंत जो होती है हमारे शरीर में, उसका बीमार भी रोग कह सकते हैं। अब देखिए आंत का बुखार हो गया। अब आपको ये याद रखना है कि ये होता कैसे है। तो ये जो है पानी की गंदगी से फैलता है, पानी की गंदगी से फैलता है। ठीक है, ये किससे फैलता है? पानी की गंदगी जो होती है उससे ये रोग फैलता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि जो भी इसका रोगी होगा उस रोगी की प्लीहा व आंत्रयोजनी ग्रंथियां जो होती है वो बढ़ जाती है, ग्रंथियां बढ़ जाती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अंदर जनरल वैसे क्या होता है तो आप याद रख सकते हैं, तेज बुखार आता है और सिर दर्द होता है। ठीक है, चलो अब हम जो है इसका उपचार लिख लेते हैं। तो आप लिखेंगे उपचार। भाई इससे बचना भी तो पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है ये लेके बैठे रहेंगे। तो इसका उपचार है, एक तो देखो इससे जो है दूसरे व्यक्तियों को अगर बचाना है तो आप ये कर सकते हैं कि जो भी इसका मल मूत्र वगैरह है उसको निवास स्थान से दूर कराना चाहिए। और जो भी आप इस रोगी को भोजन दे रहे हो, जनरली तो वैसे किसी को भी मक्खी वगैरह बैठा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष टाइफाइड वगैरह में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी भोजन दे रहे हैं उसके ऊपर मक्खी वगैरह जो है इनसे बचा कर रखना चाहिए। और आप अगर जो है चिकित्सा के लिए यानी भाई डॉक्टर के पास जाओगे तो इसकी चिकित्सा के लिए आप क्लोरोमाइसिटिन एक औषधि आती है वो ले सकते हो। तो आप ये लिख दीजिए कि क्लोरोमाइसिटिन औषधि का उपयोग। समझ में आ गई बात? तो भाई देखो पहला रोग हमने पढ़ा टाइफाइड। टाइफाइड का जीवाणु कौन है? साल्मोनेला टाइफोसा। ये याद रखना, टाइफोसा से हम याद रखेंगे टाइफाइड। इसे हम आंत का बुखार भी कहते हैं, क्योंकि जो रोगी होता है उसकी जो प्लीहा होती है जिसे हम कहते हैं स्पेलिन, उसके अंदर और आंत्र जो योजनी ग्रंथियां होती है वो बढ़ जाती है, पानी की गंदगी से ये फैलता है। इसका उपचार है क्लोरोमाइसिटिन औषधि का उपयोग करना चाहिए। चलो नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड डिजीज आता है वो सेकेंड डिजीज क्या आता है? तो सेकेंड है हमारे तपेदिक या राजयक्ष्मा यानी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। तो आप लिखेंगे तपेदिक या राजयक्ष्मा, इंग्लिश में आप लिख लीजिए ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है,
किसकी बात करने वाले हैं? ट्यूबरकुलोसिस की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसी रोग को दोस्तों यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? यक्ष्मा या काक रोग, यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। ये बात आपको एक तो याद रखनी है। दूसरा आप याद रखेंगे कि ये एक संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग है। ठीक है। नेक्स्ट आप ये लिखेंगे इसका जो जीवाणु है उसका नाम क्या है? तो इसके जीवाणु का नाम, जीवाणु, और इसके जीवाणु का नाम दोस्तों थोड़ा सा बड़ा है लेकिन शॉर्ट में वापस मैं बता दूंगा कैसे याद रखना है। तो इसका जो नाम है वो है माइकोबैक्टीरियम। आप लिख लीजिए माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। तो तपेदिक या राजयक्ष्मा यानी ट्यूबरकुलोसिस जो है, टीबी जो है, उसे हम यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। ये एक संक्रामक रोग है और इसके जो जीवाणु का नाम है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को कैसे याद रखेंगे? तो टीबी को हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ये याद हो गया आधा नाम। और बचा माइकोबैक्टीरियम, तो जो जीवाणु होता है वो छोटा ही होता है। माइको यानी कि छोटा, तो माइकोबैक्टीरियम छोटे जीवाणु की वजह से होने वाले रोग को ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ऐसे याद रखना तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये रोग एक दूसरे में कैसे फैलता है? जब संक्रामक रोग है तो सीधी सी बात है कि मुंह से अगर जो हम थूकते हैं उस समय अगर हमारे जो है रोगी का थूक वगैरह हमारे शरीर पर आ जाए तब फैलेगा, या एक दूसरे को जो है किस वगैरह करने से ये फैलता है, यानी चूमने से ये प्रसारित होता है। तो इससे बचना चाहिए। इस रोग के लक्षण लिख लीजिए भाई। तो इसके अंदर लक्षण क्या है, यानी हमें कैसे पता चलेगा? तो जो रोगी होगा उसको एक तो क्या होगा, बुखार आ जाएगा, फिर उसको रात्रि में पसीना आएगा, रात्रि में पसीना आना, उसको भूख जो है उस कम लगेगी, यानी भूख की कमी, उसके साथ में शक्ति यानी उसकी जो पावर है भाई उसके अंदर जो है हिम्मत नहीं रहेगी, तो शक्ति और उसका वजन, वेट, वजन दोनों में ही क्या होगा, हाथ से होगा, दोनों में ही कमी आएगी। ठीक है। और पाचन और जो तंत्रिका तंत्र होगा उसमें गड़बड़ी रहेगी। पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। ठीक। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको रात्रि के समय पसीना आ रहा हो, किसी को भूख उसको कम लग रही है, उसके वजन और पावर में जो है कमी आ रही है, पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी चल रही है, तो आप समझ जाइए कि उसे टीबी हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस हुआ है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो इसे यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। अब इसके उपचारों की बात करते हैं। तो आप लिखेंगे उपचार। भाई हो गया है तो लेके तो बैठना नहीं है, अब इससे आगे तो बढ़ना पड़ेगा, इसे कम तो करना पड़ेगा। तो इसके उपचार के लिए एक तो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, एक तो ये याद रखना। ठीक है। कौन सा इंजेक्शन? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सा? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो रोग है, सॉरी, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन है, इंजेक्शन।
ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस के अंदर क्या करोगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन का एक तो इंजेक्शन दिया जाता है, और एक आपके इसके साथ में याद रखोगे PAS, और PAS का फुल फॉर्म आप लिखेंगे पैरा अमीनो साइलिसिलिक एसिड। क्या नाम है, पैरा अमीनो साइलिसिलिक एसिड, और इसके साथ में आइसोनिजाइड। क्या, आइसोनियाजाइड। ये जो है आइसोनियाजाइड और PAS, ये आपके मुंह से ली जाती है। किससे, मुंह से ली जाती है, मुंह से ली जाती है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसके साथ में इसका जो है एक BCG यानी बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन एक प्रति यक्षमी टीका होता है, वो भी दिया जाता है। और एक विलिसिन इसकी नई जो है आ गई है दवाई, तो आप ये याद रखेंगे। पहला स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा आपको याद रखना है PAS, और तीसरा आप जो है क्या याद रखोगे, एक सेकेंड, तो तीसरा आप याद रखोगे BCG। ठीक है, BCG जो है वो एक क्या है, प्रति यानी एंटी यक्षमिकीय, एंटी यक्षमिकीय टीका है। ठीक, और नंबर 4 पर आप याद रखोगे जो विलिसिन है, विलिसिन तपेदिक की नवीनतम दवा है। ठीक है, तो आपको बता दूं दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर आप क्या क्या याद रखेंगे, तो इसे हिंदी में तपेदिक या राजयक्ष्मा कहा जाता है। इसे राजयक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। जीवाणु इसका है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लक्षण होते हैं ज्वर है, रात्रि में पसीना आना, भूख की जो है कमी है, शक्ति और वजन में ह्रास है, पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी है। उपचार है इसका स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन लेना चाहिए। दूसरा इसका है PAS यानी पैरा अमीनो साइलिसिलिक जो एसिड होता है वो, और आइसोनियाजाइड जो है ये मुंह से ली जाने वाली दवाइयाँ हैं। और एक होता है BCG जिसे हम कहते हैं बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ये एक प्रति यक्षमिकीय टीका है, वो लेना चाहिए। और विलिसिन तपेदिक की जो है नवीनतम एक दवा है। क्लियर है, चलो नंबर 3 पर अपने आ जाता है, और नंबर 3 पर क्या आ जाएगा, प्लेग। किसकी बात करने वाले हैं अपन, प्लेग की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे प्लेग के बारे में। अब ये जो प्लेग है दोस्तों, ये एक छुआछूत की बीमारी यानी एक दूसरे को टच करने की बीमारी है। और इसके जीवाणु का नाम क्या है, तो आप लिखेंगे प्लेग के अंदर जीवाणु, और जीवाणु में आप लिखेंगे बैसिलस पेस्टिस। बैसिलस पेस्टिस। ठीक है, ये इसके जीवाणु का नाम है। ये होता किसकी वजह से है, तो ये दोस्तों जो चूहे होते हैं उनकी वजह से होता है। ठीक है, तो चूहों पर पाया जाने वाला पिस्सू जो होता है, उसके बालों के पास में पाया जाता है, तो पिस्सू जो होता है उससे होता है, क्योंकि जो पिस्सुएं होती है उसमें शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है, इस वजह से। ठीक है, तो ये संक्रमण होता किससे है, तो चूहों पर पाए जाने वाले
पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। तो पिस्सुओं से क्यों होता है? क्योंकि शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। ये जो पिस्सुएं होती है इनके शरीर में, ठीक है। तो आप इसके अंदर लिख लीजिए, इसमें प्लेग का बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब ये जो पिस्सुएं हैं इनके अंदर भी एक सबसे खतरनाक पिस्सू होता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप इसके अंदर एक स्टार लगा के लिख लीजिए और ये लिखिएगा कि जेनोपसला, क्या? जेनोपसला केओपिस। हाँ भाई, थोड़े से देखो साइंस में जो है नाम तो आएंगे ही अजीब अजीब, लेकिन इन्हें 3-4 बार लिखोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो जेनोपसला केओपिस जो है वो प्लेग का सबसे भयानक या सबसे खतरनाक पिस्सू है। प्लेग का सबसे खतरनाक पिस्सू है, ठीक है। कौन सा है सबसे खतरनाक? तो जेनोपसला केओपिस, ठीक है। जेनोपसला केओपिस ये पूरा नाम है इसका, ऐसे अलग अलग मत कर देना के को। जेनोपसला केओपिस ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि दोस्तों ये जो है ये सबसे आसानी से चूहों से मानव के अंदर आ जाता है। इसलिए तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा पिस्सू है जो आसानी से मानव के अंदर एंट्री करता है, तो वो है जेनोपसला केओपिस। तो आप इसके साथ में ये तो याद रखना ही है कि ये सबसे खतरनाक है, साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये बड़ी आसानी से भाई क्वेश्चन पूछने का तरीका ये भी तो हो सकता है कि कौन सा पिस्सू है जो चूहे से मानव में आसानी से पहुंचता है, तो जेनोपसला केओपिस ही है। तो आसानी से चूहे से मानव तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल क्लियर है। चलो अब दोस्तों प्लेग जो है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो आप अपनी कॉपी के अंदर अब लिखेंगे प्रकार, ऐसे बीचों बीच। और अगर हम इसके प्रकारों की बात करें तो इसके 3 प्रकार हैं, जिसमें कि पहला प्रकार कौन सा आ जाएगा दोस्तों? गिल्टी वाले प्लेग। गिल्टी वाले प्लेग, ठीक है। अब ये गिल्टी वाले प्लेग में क्या होगा तो वो पूरा ही लिख लीजिए। गिल्टी वाले प्लेग में रोगी की जांघ, कांख तथा गर्दन की ग्रंथियों में सूजन हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों कि जो गिल्टी वाला प्लेग है उसके अंदर रोगी की जो जांघ है, कांख है, गर्दन है, वहाँ की जो ग्रंथियाँ हैं उनके अंदर
सूजन आ जाती है। ठीक है, चलो दूसरा आप इसके अंदर लिखोगे जो प्रकार है वो है न्यूमोनिक। न्यूमोनिक रोग, सॉरी न्यूमोनिक प्लेग। न्यूमोनिक प्लेग रोगी को खांसी, खांसी के बाद में चीख, खांसी, चीख और थूक के माध्यम से फैलता है। ठीक है, तो जो न्यूमोनिक प्लेग है वो किसकी वजह से फैलता है? तो आपकी जो खांसी है, चीख करी, थूका कहीं पर आपने, तो उस वजह से ये रोग फैलता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो नंबर 3 आ जाता है आपके सेप्टिसिमिक। सेप्टिसिमिक प्लेग में, सेप्टिसिमिक प्लेग में जीवाणु गिल्टियों से रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा घातक है। कौन सा? सेप्टिसिमिक। तो देखो भाई, प्लेग रोग के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला कौन सा प्लेग है? तो पहला प्लेग है आपके गिल्टी वाला प्लेग। ठीक है, या गिल्टी प्लेग। तो इस गिल्टी प्लेग के अंदर क्या होता है? बेसिकली रोगी की जो जांघ है, काख है, गर्दन है, उसकी गर्दन जो है वहाँ की जो ग्रंथियाँ हैं वो सूज जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? और अगर बात करें दूसरा प्रकार, तो दूसरा आ जाता है हमारे कौन सा दोस्तों? तो दूसरा है हमारे न्यूमोनिक प्लेग। इसके अंदर क्या होगा? तो ये न्यूमोनिक प्लेग जो है खांसी है, छींक है आपके, उसकी वजह से फैलती है। और तीसरा प्रकार है हमारा सेप्टिसिमिक प्लेग, जो कि जीवाणु गिल्टियों से रक्त में प्रवेश कर जाते हैं और ये बहुत खतरनाक है या बहुत ही घातक साबित होता है फिर। ठीक है, चलो बात करें अगर इस प्लेग के उपचार की, तो उपचार किसकी बात करेंगे अपन अब? इस प्लेग के उपचारों की। तो प्लेग के उपचार में सबसे पहले तो आपको याद रखना है 2 दवाइयों के नाम। एक है सल्फा ड्रग्स। क्या है? ये ड्रग्स आपको नहीं लेना है, ये सल्फा ड्रग्स दवाई आती है वो लेनी है, सल्फा ड्रग्स। और एक है वापस से वही स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, कौन सी दवाई है? एक तो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और स्ट्रेप्टोमाइसिन किसके अंदर ले रहे थे? और मैंने बताया था ना, हाँ बिल्कुल, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। ठीक है, तो एक तो सल्फा ड्रग्स है और एक स्ट्रेप्टोमाइसिन है। इन दवाइयों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके रोकथाम के लिए सर्वप्रथम जो हमें क्या करना चाहिए? तो अगर इसे बच सके ही रहना है तो हमें इसके चूहे, जो हमारा जो निवास स्थान है वहाँ से चूहे वगैरह जो है थोड़े से दूर होने चाहिए, साफ सफाई हमें रखनी चाहिए। या हम कह सकते हैं खाने पीने की चीज़ वगैरह जो होती है उनसे हमें दूर रहना चाहिए, मतलब जो चूहे वगैरह उनको दूर रखना चाहिए, या खाने पीने की चीज़ों को सही जगह रखें ताकि चूहों के कांटेक्ट में नहीं आए और ये रोग आपको नहीं हो और इसे बचा जा सके। ठीक है, चलिए नंबर 3 हमारा 4th नंबर पर आ जाता है हैजा। किसकी बात करेंगे अब अपन? हैजा रोग की बात करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे अब नंबर 4 पर हैजा। ठीक है, हैजा को इंग्लिश में कहते हैं कॉलेरा, लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहे तो।
कॉलेरा। अब देखिए ये जो हैजा है या जो कॉलेरा रोग है ये किसकी वजह से होता है, तो इसके जीवाणु का नाम आप लिखेंगे जीवाणु। और अगर इसके जीवाणु की बात की जाए तो विब्रियो कॉलेरा इसके जीवाणु का नाम है, विब्रियो कॉलेरा। ठीक है, कौन सा, विब्रियो कॉलेरा जो है वो इसका जीवाणु है। ये बात आपको याद रखनी है। ये मक्खियों के द्वारा फैलता है। किससे फैलता है ये, तो ये मक्खियों के द्वारा फैलता है, मक्खियों से फैलता है। ठीक, तो हैजा जो है वो मक्खियों के कारण फैलता है। इसके जीवाणु का नाम क्या है, विब्रियो कॉलेरा है। और ये रोगी जो है दोस्तों, बेसिकली अगर कोई रोगी है इसका, तो शरीर में एक तो जल की कमी हो जाएगी, यानी उसका जो उसके वाटर लेवल है वो डाउन होता जाएगा, यानी पानी की कमी हो जाएगी। और रक्त का जो संचार है, आपके जो ब्लड है, सर्कुलेशन जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा धीमा हो जाता है। ठीक है, उल्टी दस्त इनके साथ में जो है बार बार आपके जल का निकलना ज़्यादा हो जाएगा। और जब जल अपने शरीर से ज़्यादा निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि शरीर में अगर पानी नहीं है तो हमें प्यास भी ज़्यादा लगती है। ठीक है, ये बात आप याद रख सकते हैं। अब इसके अगर हम बात करें उपचार की, तो आप इसके उपचार में लिख लीजिए उपचार। तो उपचार के अंदर आपको एक तो हैजे का जो टीका है वो लगवाना चाहिए, पानी को उबाल कर पीना चाहिए। और पानी पीने का जो प्रोसेस या पीने का जो पानी है उसको हमें क्या करना चाहिए, तो हमारा जो उष्णकटिबंधीय एक लाइम क्लोराइड आता है या क्लोरोजोन जो होता है उससे शोधित करना चाहिए। तो पहला आप लिखेंगे हैजे का टीका लगवाना। और इसी के साथ में ये पहला पॉइंट हो गया हैजे का टीका। और दूसरा पॉइंट आप इसी के साथ लिखेंगे कि पीने के पानी को, पीने का जो पानी है उसे उष्णकटिबंधीय लाइम क्लोराइड या क्लोरोजोन से शोधित करना। ठीक है, तो हैजा यानी जीवाणु इसका है विब्रियो कॉलेरा और ये मक्खियों की वजह से फैलता है। और इसका उपचार यही है कि आप एक तो हैजे का टीका लगवा लें और दूसरा जो पीने का आपका पानी है उसे आप उष्णकटिबंधीय या उसे कह सकते हैं उसे थोड़ा सा गर्म करके लाइम क्लोराइड या क्लोरोजोन से जो है हमें क्या करना चाहिए, शोधित कर देना चाहिए, यानी उससे जो है एक बार निकाल लेना चाहिए तो वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है पानी और फिर हम जो है इससे रोग से बच सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 5 पर हमारे रोग आ जाता है। कौन सा दोस्तों, तो नंबर 5 पर है डिप्थीरिया। कौन सा रोग है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया को इंग्लिश में भी डिप्थीरिया ही कहेंगे, तो आप स्पेलिंग लिख लीजिए डिप्थीरिया। बात करें डिप्थीरिया की दोस्तों, तो ये रोग जो है कौन से जीवाणु से होता है, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है। तो इसके जीवाणु का नाम, इसके जीवाणु का नाम क्या है, तो इसके जीवाणु का नाम है जो अभी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब करके गया है ना, कोरोना, उसी से ये स्टार्ट होता है, कोरोनी। ये कोरोना की पत्नी है, कोरोनी।
और इसके पीछे लगा दिया, ये होता किसके है, तो बैक्टीरिया से होता है, इसीलिए इसके पीछे वर्ड लगा दिया बैक्टीरियम। क्या नाम लगा दिया, बैक्टीरियम। और ये रोग है कौन सा, तो डिप्थीरिया। तो ये इसका जीवाणु का नाम है। क्या नाम है जीवाणु का, तो इसके जीवाणु का नाम है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कोरोनी, भाई देखो कोरोना जो है उसकी वाइफ है कोरोनी, तो आप याद रखो कोरोनी कौन है, कोरोना की वाइफ है। और ये जिस रोग की हम बात कर रहे हैं डिप्थीरिया, ये होता किससे है, बैक्टीरिया से, और इस रोग का नाम क्या है, डिप्थीरिया। तो अल्टीमेटली इसके पूरे जीवाणु का नाम बन गया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ऐसे याद रखोगे तो बहुत अच्छे से याद होगा बेटा, ठीक है। तो कोरोना कौन है, कोरोनी कौन है, कोरोनी जो है वो कोरोना की पत्नी है। ये किस रोगों की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया जनित, तो बैक्टीरियम वर्ड तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो बैक्टीरियम वर्ड लिख दो, और ये रोग है कौन सा, तो डिप्थीरिया रोग है, तो डिप्थीरिया लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। जैसे पीछे था ना अपने, क्या था दोस्तों, अरे पीछे क्या था अपने, पीछे था जैसे विब्रियो कोलेरा। तो भाई हैजा को क्या कह रहे थे, कोलेरा, यानी रोग का नाम तो लेना ही लेना है, आगे कुछ भी लगा दो, विब्रिया लगवा दो, टिबरिया लगवा दो, सिबरिया लगवा दो, जो मर्जी पड़े लगा दो, विब्रियो लगा दो और फिर कोलेरा लगा दो, तो हैजा का जीवाणु बनता है। डिप्थीरिया के अंदर कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और इस रोग के अंदर क्या होगा दोस्तों, कि जो हमारा गला है, इस गले के अंदर पहले से झिल्ली वगैरह बहुत सारी होती है, हमारे शरीर में बहुत सारी झिल्लियाँ हैं, पर क्या होता है कि जैसे ही ये रोग होता है, एक और कृत्रिम रूप से, यानी कि आर्टिफिशियल, नॉट ए नेचुरल, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम रूप से एक क्या बन जाती है, झिल्ली बन जाती है। और वो झिल्ली जब बनेगी तो भाई वो झिल्ली कैसे बनी, कृत्रिम रूप से, मानव ने खुद बनाई, भाई मानव की रोग हुआ इसलिए बनी है ना, भगवान ने नहीं बनाई है। तो भगवान का प्रोसेस है श्वास को लेना और देना, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, श्वास ले रहे थे, छोड़ रहे थे, ले रहे थे, छोड़ रहे थे, लेकिन हमने डेढ़ साढ़ाई करी और हमें ये जीवाणु हुआ, इस जीवाणु से हमें रोग हो गया डिप्थीरिया, और डिप्थीरिया होते ही हमारे गले में झिल्ली बन गई कृत्रिम। अब वो जो कृत्रिम झिल्ली बनी है वो भगवान के खिलाफ है, क्यों, क्योंकि भगवान चाहता है कि हम श्वास को ले और छोड़े, लेकिन हम कृत्रिम झिल्ली बना करके उसका विरोध कर रहे हैं। तो जब विरोध करेंगे तो क्या होगा, श्वास अवरोध होगा। क्या होगा, श्वास अवरोध होगा। तो इस प्रकार से ये होता है श्वासों में अवरोध, और जब श्वासों में अवरोध हो गया तो भाई साहब कौन बचा है फिर जिंदा, अरे कोई बचा है क्या जिंदा जिसके श्वासों में ही अवरोध हो, तो बिल्कुल जब श्वासों में अवरोध होता है तो उस व्यक्ति की, रोगी की मृत्यु हो जाती है। समझ में आई बात। तो आप याद रखना इस चीज को कि डिप्थीरिया बहुत खतरनाक है, ये भगवान के खिलाफ जाता है। अब लिखो डिप्थीरिया के अंदर, तो डिप्थीरिया के अंदर लिखोगे रोग में, अब इस वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप लिख लो रोग में, गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, और ये बन जाती है तो श्वास अवरोध होता है, यानी कि जो हम श्वास ले रहे हैं उसके अंदर अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो श्वास अवरोध होता है, और उससे क्या होगी, मृत्यु हो सकती है व्यक्ति की, ठीक है। और ये रोग जो है मैक्सिमम टाइम पर कब होता है, जब आपका संक्रमित दूध होता है उसके माध्यम से ये फैल जाता है। तो आप लिखिए संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है, ठीक है। तो ये रोग कब फैलता है, जो संक्रमित दूध होता है उसके माध्यम से ये फैलता है, ठीक है। इस रोग के जो आपके जीवाणु हैं, जो आपका ये है ना कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये
थूक के माध्यम से, आपने खंकारा करा उसके माध्यम से, आपने उल्टी करी, वमन करा, उसकी वजह से ये बाहर निकलता है। ठीक, चलो अगर इसके उपचारों की बात करें तो इसके उपचार में लिखेंगे आप डिप्थीरिया के उपचार। अब इसके अंदर उपचार क्या है, तो इसका उपचार है दोस्तों एक तो कि डीपीटी, क्या डीपीटी, डीपीटी की फुल फॉर्म है, आप लिख लीजिए डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। ठीक है, चाहिए डीएटी आएगा भाई, डीपी नहीं आएगा, डीएटी, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। ठीक है, का टीका लगवाना। एक तो हमें कौन सा टीका लगवाना है, डीएटी का, डीएटी यानी डेट यानी कि डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का। ठीक है, सफाई का पूरा ध्यान देना चाहिए। और जो रोगी है उसके जो भी कपड़े वगैरह जो वो पहनता है उन सभी कपड़ों को, उस रोगी के नाक को, मुंह को, इन सभी को जो है पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धोना चाहिए। तो आप डायरेक्ट अब इसके अंदर जो है कपड़े हैं, रोगी को है नाक मुंह वगैरह, इनको पोटेशियम परमैंगनेट से धोना चाहिए। मैं इतना ही लिख रहा हूँ, तो पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धोना चाहिए। ठीक है, उसके कपड़े वगैरह जो है ना उन सबको उससे धोना चाहिए। बाकी इसमें जो है सफाई वगैरह का पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि हम इस रोग से बच सकें। अब दोस्तों डिप्थीरिया के बाद में हमारे आ जाता है टिटनेस। कौन सा रोग आ जाता है, टिटनेस। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट रोग है अपना, ये रोग है अपने नंबर 6 पर, टिटनेस। ठीक, अब इसको इंग्लिश में भी टिटनेस ही कहते हैं। इसकी स्पेलिंग लिखना चाहो तो लिख लो, TETANUS होती है। ठीक है, टिटनेस। बात करते हैं टिटनेस की दोस्तों। तो ये जो टिटनेस है इसे सबसे पहले तो बता दूं, हम लॉक जॉ या धनुष्टाकार रोग भी कहते हैं। तो ये लिख लो सबसे पहले तो कि इसे लॉक जॉ, ठीक है, लॉक जॉ या धनुष्टाकार कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो टिटनेस है इसे हम क्या कहते हैं, लॉक जॉ या धनुष्टाकार रोग कहते हैं। इसके जीवाणु का नाम आप लिख लीजिए। तो टिटनेस के जीवाणु का जो नाम है वो है बैसिलस टेटनी। क्या नाम है इसके रोग, इसके जो जीवाणु का नाम है वो है बैसिलस टेटनी। क्या नाम है दोस्तों, बैसिलस टेटनी इसके जीवाणु का नाम है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है जीवाणु हमारे शरीर में कब प्रवेश करता है, तो घाव के माध्यम से, घाव के माध्यम से प्रवेश। ठीक है, जनरली ये घाव के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और ये कब प्रवेश कर पाता है, जब हम देखा होगा आपने जनरली कि आपका जैसे किसी ने ना लोहे की वस्तु को यूज करा था, कुल्हाड़ी वगैरह से कोई कट गया हो, ब्लेड वगैरह से, तो कटते ही जैसे ब्लड निकलता है तो हमको घर वाले क्या कहते हैं, अरे कंटुबू, अरे किससे हुआ ये। तो आप कहते हो कि अगर ये लोहा लगा है तो वो कहते हैं धनुष वेiro, क्या बोलते हैं, धनुष हो जाएगा।
और धनुष होने का मतलब है कि टिटनेस रोग आपको हो सकता है इसके काटने से, या हो सकता है कि इसके आगे अगर आपकी चमड़ी जो है थोड़ी सी सेंसिटिव है इस मामले में, इस लोहे के साथ में, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर सेंसिटिव है तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, अरे थोड़ी सी सेंसिटिव है तो पक जाएगा घाव और आपके रस्सी वगैरह हो सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो है उसके क्या लगाइए, डिटॉल लगा दीजिए, टिंचर लगाइए उसके, तो ये कहा जाता है इसे, ठीक है। तो इसीलिए इसे धनुष्टाकार कहा जाता है। इसके जीवाणु का नाम है बैसिलस टेटनी और ये घाव के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इस रोग के अंदर बेसिकली होता क्या है, तो पेशियों में जो है आकुंचन और प्रसरण जो है वो नहीं हो पाता है और शरीर में अकड़न होने लगती है। तो आप लिखेंगे इसके अंदर कि पेशियों में आकुंचन और प्रसरण नहीं हो पाता, ठीक है। तो पेशियों में आकुंचन और प्रसरण जो है वो नहीं हो पाता है इस टिटनेस रोग के अंदर। और अगर बात करें इसके उपचारों की तो आप लिख लीजिए उपचार। तो टिटनेस के जो उपचार है, टिटनेस के उपचार में सबसे पहले आपको याद रखना है, एक तो पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक का इंजेक्शन लेना चाहिए, ये लिख लो, पेनिसिलिन प्रतिजैविक का इंजेक्शन लेना चाहिए, ठीक है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो पेनिसिलिन प्रतिजैविक है उसका इंजेक्शन लेना चाहिए, और दूसरा इसके बचाव के लिए हम पहले से ही टिटवैक या ATS का इंजेक्शन 3 बार लगवाना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो ये टिटनेस जो है ये हमारे शरीर में अगर कहीं पर किसी लोहे की वस्तु से या कैसे भी, देखो लोहे के प्रति सेंसिटिव होता है और जनरली ये लोहे से ही होता है, लेकिन किसी और वजह से भी घाव लग जाए तो हो सकता है। तो अगर आपका घाव लगा है तो फिर उसके माध्यम से, उस घाव के माध्यम से क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर इसका जो जीवाणु है बैसिलस टेटनी वो शरीर में पहुंचता है और उससे फिर पेशियों के अंदर आकुंचन और प्रसरण जो है वो नहीं हो पाता है, और जब ये नहीं हो पाता तो इससे शरीर हमारा जो है थोड़ा सा अकड़न में आ जाता है, अकड़ने लगता है, पूरा शरीर एकदम जैसे अकड़ गया हो उस टाइप का होता है। इसीलिए इस रोग को कहा जाता है लॉक जॉ, और या फिर इसे हम जो है जनरली देसी भाषा में इसे कहा जाता है कि धनुष हो जाएगा। तो जो धनुष है इसीलिए इसका नाम पड़ गया धनुष्टाकार। और उपचार जो है वो क्या है इसका, तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक का एक तो इंजेक्शन लेना चाहिए, और इसका पहले से ही बचाव का तरीका ये है कि टिटवैक या ATS जो होता है इंजेक्शन उसके 3 बार लगवा देना चाहिए। और धनुष्टाकार से ही क्यों कंपैरिजन किया गया, क्योंकि जो धनुष है वो दोस्तों आपको पता होगा कठोर होता है पूरा का पूरा, इस वजह से, ठीक है। तो इससे ऐसा कंपैरिजन किया गया है। फिर बात करते हैं हम कोढ़ रोग की। नंबर 7 पर हमारे आ जाता है कोढ़ रोग, या जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं या लेप्रोसी कहा जाता है, लेप्रोसी कहा जाता है। तो आप लिखेंगे कोढ़ या कुष्ठ, ठीक है।
ब्रैकेट में आप इंग्लिश वाले लिख सकते हैं लेप्रोसी। चलो इसकी बात करते हैं। तो लेप्रोसी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये एक जो है आपका संक्रामक रोग है, यानी ये संचारणशील रोग है, संचरणशील रोग है। और इसके जीवाणु का जो नाम है वो वापस से बता दूं क्या करना है। तो भाई देखो, छोटे जीवाणु की वजह से हो रहा है, जैसे अपना पीछे अपन ने पढ़ा था ना किसमें, ट्यूबरकुलोसिस में, कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वैसे ही इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। भाई इंग्लिश में नाम क्या है, लेप्रोसी, यानी इसका नाम हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जीवाणु का। ठीक, तो लिखो जीवाणु। तो इसके जीवाणु का नाम क्या है, तो आप लिखोगे माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। एक सेकेंड, ये लेप्री का टेप्री हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसके जीवाणु का नाम है। और ये एक जो है दोस्तों हमारे कह सकते हैं उत्तकों का अपक्षय होने लगता है। जब ये रोग हो जाता है ना, तो इस रोग से क्या होता है, उत्तकों का अपक्षय होने लगता है। तो आप लिख सकते हैं उत्तकों का अपक्षय होने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है, उत्तकों का अपक्षय होने लगता है। और शरीर के ऊपर जो है थोड़े थोड़े से चकते दिखने लग जाते हैं। चकते मतलब ऐसे वाइट वाइट से निशान जो है हमारे शरीर के ऊपर दिखने लग जाते हैं, जैसे कि कौनी है, घुटने हैं, उनके पीछे है, एड़ी है, कलाई है, अगल बगल की तंत्रिकाएं जो है वो इससे थोड़ी सी प्रभावित होती है। अब इसके उपचार की अगर बात की जाए तो आप इसका उपचार लिखेंगे उपचार, और उपचार के अंदर आप लिख लेंगे कि इस रोग के रोकथाम के लिए सबसे पहले तो हमें याद रखना है MDT दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। और इस MDT के अंदर 3 प्रकार की दवाइयाँ आती है, जैसे एक तो होती है डेप्सोन, एक होती है क्लोफाजिमिन और एक होती है रिफेमिजिन। ठीक है, रिफेमिसिन, जिन नहीं है, रिफेमिसिन। तो अब आपका जो है इसके रोकथाम के लिए आपको क्या करना चाहिए, MDT दवा लेनी चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर अब 3 दवाइयाँ आ जाएगी। पहला नाम आ जाएगा आपके डेप्सोन, दूसरा आ जाएगा क्लोफाजिमिन और तीसरा हो जाएगा रिफेमिसिन। समझ में आ गई बात। तो पहला है डेप्सोन, दूसरा है क्लोफाजिमिन, तीसरा है रिफेमिसिन। ये 3 दवाइयाँ हैं जिनसे आप जो है इस कोड या लेप्रोसी या कुष्ठ रोग जो है इसे बचा जा सकता है। ठीक है, ये एक आपका संचरणशील रोग होता है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा 8th नंबर पर जो रोग आता है दोस्तों, वो 8th नंबर पर कौन सा रोग है, तो वो है आपका निमोनिया। कौन सा रोग है, निमोनिया। ये निमोनिया तो है, लेकिन इसकी इंग्लिश में जो स्पेलिंग स्टार्ट होगी वो N से न होकर P से होगी, तो आप इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखें, PN। इसमें P जो है वो साइलेंट होता है, तो ये हो जाएगा निमोनिया। किसी को इंग्लिश पसंद हो तो भाई मेरे को एक चीज़ बताना कि जब इसको साइलेंट ही रखना था तो इसको लाया ही काहे के लिए, हाँ ये बताओ भाई। तो निमोनिया की सीधी स्पेलिंग हो जाती ना। अब इसके अगर जीवाणु की बात करें तो जीवाणु, तो निमोनिया के जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। क्या नाम है, डिप्लोकोकस। ठीक है, एक सेकेंड, ये हिप्लोपोटामस हो जाता,
लिखो, डिप्लोकोकस, क्या नाम है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक, तो भाई निमोनिया है तो निमोनी हो जाएगा और जीवाणु के आगे लगा दो डिप्लोकोकस। तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो है ये एक इसका जो है आपके जीवाणु का नाम है। इसके अंदर होता क्या है? तो इस रोग के अंदर आपको एक तो तेज बुखार आएगा। क्या होगा? तेज बुखार आएगा। तेज बुखार के साथ में सांस जब आप ले रहे होंगे तब आपको कठिनाई होगी। ठीक है, तो और बताइए सांस लेने में कठिनाई किसमें हो रही थी? अरे भाई सांस लेने में कठिनाई किसमें हो रही थी? जिसमें हमारे जो गले में है कृत्रिम झिल्ली बन रही थी, डिप्थीरिया। तो निमोनिया और डिप्थीरिया या आ रहा है तो दोनों याद रखना। तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई, ठीक है, ये इसके क्या है दोस्तों? एक लक्षण है। इसी के साथ में हम कह सकते हैं कि फेफड़ों में जो है थोड़ी सी क्या हो जाएगी? सूजन आ जाएगी। तो फेफड़ों में सूजन, ठीक, समझ में आ गई बात। और जो है रोगी होगा उसको इसमें अगर आपको बचाना है तो उसे ठंड वगैरह से बचा कर रखना चाहिए, थोड़ा सा उसको गर्म माहौल देना चाहिए, गर्मी रखनी चाहिए थोड़ी सी उसके शरीर में। और एंटीबायोटिक्स जो भी औषधियाँ वगैरह होती है उनका हमें उपयोग करना चाहिए। इसके लिए कोई पर्सनल ऐसी दवाई का नाम नहीं है, तो एंटीबायोटिक्स जो भी आती है वो इसको देनी चाहिए ताकि ये जो है थोड़ा सा अच्छा फील करे बाद में। ठीक, चलो नेक्स्ट अपने जो है नेक्स्ट आ जाता है ये हमारे 9th नंबर पर। और 9th नंबर पर क्या आ जाता है? तो काली खांसी। भाई सभी को फांसी होती है, किसी किसी को काली खांसी होती है। ठीक, जब काली करतूतें करोगे तो काली फांसी होगी। वैसे ही जब आप कुछ भी काला काला खाओगे तो आपको होगी काली खांसी। तो काली खांसी जो है इसके जीवाणु का नाम क्या है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो इसके जीवाणु का नाम है दोस्तों हीमोफिलस परटूसिस। ठीक है, हाँ, इसका एक इंग्लिश नाम लिख लो भाई, पहले थोड़ा सा याद करवा देता हूँ मैं। तो काली खांसी को कहा जाता है वूपिंग, क्या? वूपिंग कफ। ठीक, अब देखो बात करते हैं काली खांसी। तो वूफिंग कफ यानी ये जो रोग है इसके जीवाणु का जो नाम है वो है हीमोफिलस परटूसिस। हीमोफिलस यानी कि देखो आप जो है ह्यूमन है तो हीमो बना दो उससे, और फिलस यानी कि ह्यूमन की फीलिंग। तो ह्यूमन की फीलिंग कैसी है? पेरेंट्स जैसी है, परटूसिस। तो हीमोफिलस परटूसिस जब काली खांसी होती है, जब आपने काली करतूतें कर दी होती है तो मानव कैसी फील करता है? उसके मानव के जो पेरेंट्स है वो कैसी फील करेंगे? ऐसे याद रखो, हीमोफिलस परटूसिस, हीमोफिलस परटूसिस। यानी कि जो काली खांसी है यानी काली करतूतें करोगे तो काली खांसी होगी। तो ये जो होती है वो कौन से जीवाणु के कारण होती है? हीमोफिलस परटूसिस एक जीवाणु है, उसकी वजह से ये होता है। इस रोग का प्रसार कैसे होगा? तो ऑब्वियस ही बात है, खांसी हो रही है तो आप खांसोगे तो आप जो हवा है मुंह से बाहर निकालोगे। उसी हवाओं के वजह से ये रोगों का प्रसार होता है, इसका प्रसार होता है। और ये जनरली जो है बच्चे जो होते हैं छोटे उनके अंदर होता है। और काली खांसी का जो है आपको क्या करना चाहिए? टीका लगवा देना चाहिए। ठीक, चलो तो काली खांसी में यही है, याद रखना बस। काली करतूतों से हमें याद रह जाएगा हीमोफिलस परटूसिस, यानी मानव जिसने कालू करतूतें करी है उसके पेरेंट्स कैसा फील करेंगे? काली खांसी जैसा फील करेंगे। नंबर 10th पर आपके आ जाएगा, वो आ जाएगा सिफिलिस। क्या? सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस। तो बात करते हैं इस सिफिलिस की। तो सिफिलिस जो है दोस्तों इस रोग का कारक यानी इसका जो जीवाणु है वो कौन है? तो टेप्रोनेमा पैलिडम। आप इसके जीवाणु का नाम लिख लो,
जीवाणु, तो नाम क्या आ जाएगा? टेप्रोनेमा पैलिडम। ठीक है, तो टेप्रोनेमा पैलिडम जो है वही सिफिलिस रोग जो है उसका कारक होता है। ये संक्रमण रोग है एक, और ये होता कैसे है? तो सिफिलिस रोग जो है, अगर आप साथ में मैथुन कार्य करते हैं या जो संभोग वगैरह ऐसी प्रक्रियाएं करते हैं, तब ये रोग होने के चांसेस होते हैं। जब कोई संक्रमण व्यक्ति है, संक्रमित रोगी है, और उसके साथ अगर कोई मैथुन या संभोग जैसी प्रक्रिया करता है, किस जैसी प्रक्रिया करता है, तो ये सिफिलिस नामक रोग जो है उसे हो जाता है। और इस रोग के अंदर बेसिकली होता क्या है? तो इस रोग के अंदर जो योनि वाला भाग होता है उसके ऊपर लाल रंग के दाने और शरीर के ऊपर चकत्ते बन जाते हैं। और जो हमारी अंत में है फिर क्या होता है? हृदय, यकृत और जो हमारा मस्तिष्क है उसको भी ये प्रभावित करता है। ठीक है, इस रोग में जो है आपका पेनिसिलिन जो होता है वो आप ले सकते हैं। इसके बचाव के लिए, उपचार के लिए पेनिसिलिन ले सकते हैं। तो उपचार, और उपचार के अंदर आप क्या लिखोगे? तो उपचार के अंदर आप लिख दोगे पेनिसिलिन। कौन सा रोग? पेनिसिलिन। क्लियर है? तो सिफिलिस जो कि एक जीवाणु होता है टेप्रोनेमा पैलिडम, उसकी वजह से फैलता है। और ये होता कैसे है आगे से आगे? तो ये बेसिकली साथ में जब आप जो है कह सकते हैं संभोग है, मैथुन है, किस वगैरह करना, इस प्रकार का जब ये करते हैं तो ये रोग होता है। और इस रोग का जो आपके लक्षण है तो वो ये है कि योनि के ऊपर लाल रंग के जो है आपके क्या बन जाएंगे? दाने वगैरह बन जाते हैं। तो ये आप लक्षण के अंदर लिख सकते हो कि योनि पर लाल रंग के दाने और शरीर पर चकत्ते। ठीक है, शरीर के ऊपर क्या होगा? चकत्ते बनेंगे। फिर ये रोग धीरे धीरे जो है आपके मानव के मस्तिष्क तक, हृदय तक, हृदय जो होता है हार्ट यानी कि वहाँ तक, यकृत तक, ये लीवर तक भी पहुँचता है और उन सभी को प्रभावित करता है। ठीक है, तो सिफिलिस रोग के बारे में अपन ने बात करी। नंबर 11 पर जो अपना रोग आता है भाई, जिसके बारे में देखो बैक्टीरिया में जो इंपॉर्टेंट रोग थे वो पहले कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी पूरी डिटेल दी गई है। अब कुछ रोग ऐसे हैं जो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनके जीवाणु और उपचार ही पूछे गए हैं, तो वो हमें याद होने चाहिए। हमारा नेक्स्ट रोग कौन सा आ जाएगा? तो नेक्स्ट है गोनोरिया। कौन सा रोग है? गोनोरिया। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस गोनोरिया रोग की, तो ये जो गोनोरिया रोग है ये इसके जीवाणु का नाम होता है नाइसेरिया गोनोरियाई। क्या नाम है? नाइसेरिया गोनोरियाई। तो आप लिख लीजिए जीवाणु। तो इसके जीवाणु का नाम क्या है? तो है नाइसेरिया गोनो, एक सेकेंड, नाइसेरिया गोनोरियाई। ठीक है, तो कौन सा रोग है? नाइसेरिया गोनोरियाई। ये लीजिए, तो नाइसेरिया गोनोरियाई जो है वो इसका कारक होता है। ये भी एक प्रकार का संक्रमण रोग है और ये भी संभोग वगैरह ऐसी क्रियाओं के कारण ही आगे होता है। और जो है आप याद रख सकते हैं इसकी वजह से जोड़ों में दर्द होगा। इन स्त्रियां जो है अगर ये गोनोरिया रोग हो जाता है तो वो बाज हो सकती है। ये आप याद रखेंगे कि जोड़ों में दर्द व स्त्रियां बांझ हो जाती है। ठीक है, तो ये जो गोनोरिया रोग है, ये गोनोरिया रोग अगर होता किसकी वजह से, कौन सा जीवाणु है?
तो हमारा है नाइसेरिया गोनोरियाई। जोड़ों में दर्द होगा, स्त्रियां बांझ हो सकती है। रोगी के साथ में जब भी आप मतलब है इस प्रकार की अगर संभोग वगैरह क्रिया करते हैं तब ये होता है, तो इसका उपचार यही है कि इससे बचना चाहिए एक तो, और एंटीबायोटिक्स जो होती है उनका उपयोग हमें करना चाहिए। तो ये सभी वे रोग थे दोस्तों जो आपके बैक्टीरिया जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया की वजह से होने वाले रोग हैं। तो ये कौन कौन से रोग हैं आप सभी लोगों को मैंने डिटेल में बता दिए हैं। हम एक बार पुनः रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने बैक्टीरिया जनित रोग में पढ़ा था टाइफाइड के बारे में, यानी कि हमारा सॉल्मोनेला टाइफोसा जो कि इसके जीवाणु का नाम है, और टाइफाइड को हम आंत का बुखार भी कहते हैं। इस रोग में जो है आपके पलिया और जो आंत्र योजनी ग्रंथियाँ होती है वो बढ़ जाती है। उपचार यही था कि क्लोरोमाइटिसिन जो है औषधि का उपयोग करना चाहिए। तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस जो रोग है उसे हम यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु की वजह से फैलता है। इसके अंदर रात्रि में पसीना आना, थूक की कमी, शक्ति और वजन में कमी, पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी वगैरह इसके लक्षण है। इसका उपचार क्या है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का एक तो इंजेक्शन लेना चाहिए, साथ ही साथ PAS यानी कि पैरा एमिनो आपका साइसिलिक एसिड है, और आइसोनियाजाइड जो है वो मुंह से लेने वाली दवाइयाँ हैं जो लेनी चाहिए, और बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन जो है वो एक प्रति यक्ष्मी की टीका होता है वो लेना चाहिए। विलिसिन इसकी जो है एक नई दवाई है, यानी नवीनतम दवा है, वो लेनी चाहिए। प्लेग जो है ये एक छुआछूत की बीमारी है जो कि बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा फैलती है, और ये चूहों के माध्यम के जो चूहों के अंदर पिस्सुएं पाई जाती है वहाँ से उन पिस्सुओं की वजह से ये शरीर तक हमारे पहुँचती है, जिसमें सबसे भयानक एक पिस्सू होता है जो बहुत ही आसानी से चूहे से मानव तक प्रवेश कर सकता है, वो होता है जेनोपस्ला केओपिस, जो आपको याद रखना है। प्लेग के 3 प्रकार हैं, एक है गिल्टी प्लेग, एक है न्यूमोनिक प्लेग, एक है सेप्टिसिमिक प्लेग। जो गिल्टी प्लेग है उसके अंदर जांघ है, कांख है, गर्दन है, उसकी जो ग्रंथियाँ है वो सूज जाती है। अगर न्यूमोनिक प्लेग है तो खांसी है, छींक है, थूक है, इसके माध्यम से फैलता है। सेप्टिसिमिक प्लेग है तो जीवाणु गिल्टियों से रक्त में प्रवेश करता है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर इसकी दवाइयों की बात की जाए तो सल्फा ड्रग्स ले सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग आप कर सकते हैं। हैजा ये एक विब्रियो कोलेरा की वजह से होने वाला रोग है जिसे इंग्लिश में कोलेरा कहा जाता है। ये मक्खियों के द्वारा फैलता है। शरीर में जल की कमी होने लगती है तो जो है हमें प्यास भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी वजह से हैजा का टीका लगवाना चाहिए, और जो पानी पीने का है उसे क्लोराइड, लाइम क्लोराइड या क्लोरोजोन करके संशोधित कर देना चाहिए, ठीक है। या फिर डिप्थीरिया की बात करें, नेक्स्ट रोग है हमारा, तो ये कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है, और रोग जो है इसकी वजह से हमारे गले में कृत्रिम रूप से एक झिल्ली बनती है जो कि श्वास अवरोध उत्पन्न होता है और व्यक्ति रोगी की मृत्यु हो सकती है। इस रोग के लिए आपके रोगी के थूक, खार है, वमन है, इसकी वजह से फैलता है। डिप्थीरिया जो है DAT लेना चाहिए हमें। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन आती है वो लेनी चाहिए, और दूसरा जो भी रोगी है उसकी नाक, मुंह, कपड़े वगैरह जो है पोटेशियम परमैंगनेट से धो लेने चाहिए। फिर बात करते हैं टिटनेस की, तो टिटनेस लॉकजॉ या धनुष्टा का रोग कहलाता है। इसे बैसिलस टेटनी के जीवाणु से ये होता है, और ये जीवाणु जो है हमारे शरीर में घाव के माध्यम से प्रवेश करता है, और इसकी बचाव के लिए टिटवैक या ATS जो आता है उसको लेना चाहिए, ठीक है। फिर आपका आ जाता है इसकी जो प्रतिजैविक एक इंजेक्शन भी होता है जिसे हम कहते हैं पेनिसिलिन। नेक्स्ट रोग है हमारा कोड यानी लेप्रोसी या कुष्ठ रोग। ये एक संक्रमणशील रोग है। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री की नामक जीवाणु जो होता है उसकी वजह से होता है, और ये जो है हमारे ऊतकों का अपक्षय होने लगता है जब ये रोग हो जाए तब, और इसकी वजह से हमारे शरीर पर चकत्ते वगैरह जो है प्रकट होने स्टार्ट हो जाते हैं। और इस रोग के रोकथाम के लिए हमें MDT लेना चाहिए, जिसके अंदर 3 दवाएं आ जाती है। एक आती है डेप्सोन, एक आती है क्लोफाजिमिन, और एक होती है रिफेमिसिन। फिर नेक्स्ट रोग था हमारा निमोनिया, जो कि डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। तेज बुखार और सांस लेने में कठिनाई होती है, फेफड़े सूज जाते हैं। इसमें हमें जो है एंटीबायोटिक्स की दवाई लेनी चाहिए, यानी जो एंटीबायोटिक्स होती है वो औषधियाँ ले लेनी चाहिए, ठीक है। डॉक्टर के पास परामर्श वगैरह तो आप लोगे ही सब में। फिर है काली खांसी, तो हीमोफिलस परट्रूसिस नामक जीवाणु से होता है, और इसमें जो है काली खांसी का टीका लगवा देना चाहिए। फिर हमने अभी बात करी है सिफिलियस, जो कि टेप्रोनेमा पैलिडम की नामक जो है जीवाणु उससे होता है। पेनिसिलिन इसका उपचार है। और
ये होता कैसे है, तो मैथुन या संभोग के कारण होता है। ऐसे ही गोनोरिया जो है वो भी आपके संभोग और मैथुन के कारण ही होता है। इसका जीवाणु होता है नाइसेरिया गोनोरियाई, और ये जो है जब होता है तो महिला अपने जोड़ों में दर्द होगा, महिलाएं जो स्त्रियां हैं वो बाज हो सकती है। सिफिलिस के अंदर क्या होता था, योनि के ऊपर लाल रंग के चकते आएंगे, दाने दिखेंगे और शरीर पर जो है चकते वगैरह ऐसे आ जाते हैं, फिर वो हृदय यकृत और सभी को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को आज की ये क्लास देखने का बहुत ही मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये फैला दीजिएगा। और दोस्तों देख लीजिए, आपका जो है सपोर्ट देख करके, आपके प्यार को देख करके ही मुझे मोटिवेशन मिला और मैंने साइंस की भी लंबी क्लास रिकॉर्ड करने का सोचा। इसी प्रकार से मैं मैथ्स वगैरह सभी की क्लासेज जो है लगभग टारगेट कर रहा हूं कि मैं जो है कोर्स आपका सितंबर में ही पूरा करवा दूं। तो प्लीज़ इस मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें, और शेयर इतना करें कि यार राजस्थान के अंदर पता चल जाए कि हाँ भाई, अगर साइंस पढ़नी है तो परवीन सर से पढ़नी है। और आपका जो है दोस्तों इसी के साथ में अपन बढ़ेंगे अब आगे। और अगर आप लोगों को मज़ा आता है ना, तो बस एक ही काम करना है। क्या करना है, और कुछ आपसे नहीं मांग रहा हूँ मैं, ना आपसे कभी पैसे मांगे हैं, ना हमें पैसे चाहिए हैं। हमारा टारगेट ही है कि हम भी राजस्थान के अंदर, जब बिहार के 2 युवा अलग पांडे सर और खान सर मिल करके पूरे भारत को पढ़ा सकते हैं, तो क्या एक राजस्थान से ऐसा ही युवा आगे नहीं बढ़ सकता? क्या राजस्थान का एक ऐसा टीचर नहीं होना चाहिए जिसका नाम इंडिया में हो? क्या राजस्थान का एक विद्यार्थी, राजस्थान का एक टीचर आगे जाकर के फ्री एजुकेशन नहीं दे सकता? क्या क्यों हर बार जो है बिहार में ही ऐसा होता है? सुपर 30 बिहार में है, अलग पांडे सर बिहार में है, खान सर बिहार में है, क्यों? क्योंकि राजस्थान में सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अरे पैसा तो हम बाद में भी कमा लेंगे, पैसा कमाने के लिए तो हम और कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमने शिक्षा प्रोफेशन को चुना है तो इस प्रोफेशन को जितना हो सके उतना सस्ता दीजिए, और हो सके तो फ्री में देने का प्रयास करिए, और हम फ्री में देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमसे दोस्तों जो है आगे ऐसा लगा कि हमारे जो टीम वगैरह है वो अभी मैनेज नहीं हो पा रही है फ्री में, तो हम मात्र और मात्र 100, 150, 50 रुपये में कोर्स पूरा प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे खान सर करवा रहे हैं। उसी तर्ज पर अब राजस्थान के अंदर भी एक ऐसा परवीन रिसर्च सेंटर खुलेगा, और वो बहुत जल्द खुलेगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए है। आपका सपोर्ट बना रहा ना, तो ये राजस्थान एकेडमी अपना इतिहास रचेगी, और एक ऐसा खान सेंटर जो है राजस्थान के अंदर भी परवीन सेंटर के नाम से चलेगा, जहां पर आने वाला हर बच्चा फ्री पढ़ेगा, और उसे निश्चित रूप से ही RAS तक फ्री में पढ़ाया जाएगा। अगर वो दे सकता है तो अपनी इच्छा से चाहे लाख रुपया दे दे, लेकिन उसे मांगा कुछ नहीं जाएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं, लास्ट हमारा एक मोटिवेशनल कोट है, उसके बाद में अपन मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तो सफलता कोई रहस्य नहीं है, सफलता कोई रहस्य नहीं है, यानी सक्सेस कोई जो है कोई सीक्रेट नहीं है, ये तो पूरी तैयारी है, कड़ी मेहनत और लगातार संघर्ष का परिणाम है। तो सफलता कोई रहस्य नहीं होता है, कोई सीक्रेट नहीं होता है। जो ये लोग देखते हैं ना वीडियो पे वीडियो कि परिणाम या सफलता का आज मैं रहस्य बताता हूँ, सीक्रेट ऑफ द सक्सेस, ये कुछ नहीं है। सफलता का रहस्य तो बस यही है कि ये एक पूरी तैयारी है, ये कड़ी मेहनत है, और आपके लगातार संघर्ष का ये रिजल्ट होता है, जो आज राजस्थान एकेडमी आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है। और आप लोग जो अपनी सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष निश्चित रूप से ही आगे जाकर के एक बड़े वट वृक्ष को तैयार करेगा, और राजस्थान के अंदर कई युवा जो है इसके अंदर आज निःशुल्क रूप से इस LDC वैकेंसी में हो, चाहे 3rd ग्रेड में हो, चाहे आने वाली किसी भी वैकेंसी के अंदर फ्री जो है सफल होकर दिखाएंगे। और इस बार जो लैब स्टूडेंट में सेलेक्ट होगा वो विद्यार्थी भी हम हमारे YouTube चैनल पर वीडियो डलवाएंगे कि कैसे उसने फ्री में तैयारी करी और सिलेक्शन लिया। धन्यवाद। अपना ये मोटिवेशन हमारे साथ बनाए रखें और हमें भी मोटिवेट करें। जय हिंद, जय भारत।